शुरू करें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर। चल, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहली क्लास में हम लोगों ने अलग अलग मॉडल को ब्रीफ किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे हुई डाल्टन के कॉन्सेप्ट से, जहां पर एटम में बहुत ज्यादा कुछ बातचीत नहीं की गई। सिंपली बोला गया कि एटम किसी भी मैटर का फंडामेंटल अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल है। जहां पर बोली गई चीज है कि एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं और उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। वहां से जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है तो पहला एटॉमिक मॉडल क्या बनता है? थॉमसन। हमने बोला था कि हर मॉडल में एक आपको स्पेसिफिकेशन पूछा जाएगा, उस मॉडल की खासियत और उस मॉडल का ड्रॉबैक। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं उसी में आपको थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि इन पॉइंट में कौन सी पॉइंट खासियत है और कौन सा पॉइंट ड्रॉबैक है। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि डाल्टन का कौन सा पॉइंट ड्रॉबैक है तो इंडिविजिबल होना, लेकिन कौन सा पॉइंट खासियत है तो एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम समाप्त तो नहीं कर सकते ना उसकी एग्जिस्टेंस को, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरे एलिमेंट में, लेकिन हम समाप्त नहीं कर सकते। थॉमसन मॉडल में कौन सी खास बात है? सबसे पहले उन्होंने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को समझाया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और ड्रॉबैक क्या है? उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को स्टैटिक बोला है। रदरफोर्ड मॉडल में क्या खास बात थी? इलेक्ट्रॉन को पहली बार मोशन में बताया गया है, न्यूक्लियस के साइज को बताया गया है, यह बताया गया कि एटम का एंटायर मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस में सेंटर्ड है, न्यूक्लियस के डायमेंशन को कैलकुलेट किया गया है, यह बताया गया है कि भले ही एलिमेंट की डेंसिटी अलग अलग हो लेकिन सभी एलिमेंट में एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट प्रॉपर्टी है ना। एटम का अधिकांश हिस्सा बीच में खाली होता है, ये एक बड़ा पॉइंट था, क्योंकि लिटरली जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं वो न्यूक्लियस सट के नहीं होते, पास में नहीं होते, वो काफी दूर होते हैं। और वो सारे ऑर्बिट्स, चाहे 2 ऑर्बिट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, सारे एंगस्ट्रॉम वाले ही एरिया में होते हैं, एंगस्ट्रॉम यूनिट के एरिया में होते हैं। मतलब कोई भी रेडियस माइक्रो में नहीं पहुंचेगा, माइक्रोन रेडियस में नहीं पहुंचेगा, कोई भी रेडियस नहीं पहुंचेगा, चाहे आपके कितने भी सेल क्यों ना हो जाए। रेडियस 10⁻⁻10 से खिसक के कहां नहीं आ सकता? 10⁻⁻, हाँ, -6 पे नहीं आ सकता। -9 भी नहीं बोलना चाहिए, नैनो भी नहीं, लेकिन नैनो में इसलिए मान सकते हैं किसी किसी का रेडियस 0 पॉइंट समथिंग में होता है, तो 0 पॉइंट समथिंग में जब हम उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 9 पॉइंट ऐसे कुछ आ जाएगा। एनीवे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी वहां से आगे बढ़ाई जाए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हमने ये क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। हमने ये क्लियर करा है कि बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कई ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो परमानेंट नहीं है, जो आते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है और वापस वो डिसअपियर हो जाते हैं किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर के। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग ट्रू फंडामेंटल पार्टिकल, हालांकि ट्रू वो भी नहीं है, वो भी किसी से बने हैं, वो भी किसी से बने हैं, ट्रू वो भी नहीं है। ठीक है, इसके पीछे क्वार्क्स की स्टोरी है, क्वार्क्स की, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं करते। लेकिन सिंपलेस्ट बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिंपलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब इन तीनों पार्टिकल्स पर हम लोग पहले इनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर ले, फिर आगे देखते हैं कि क्या इसको। चलिए, रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें हम लोग करेंगे। चलो, यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन, ये बगल में लिया हमने प्रोटॉन और ये बगल में आपने लिया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने ई लिखा है, प्रोटॉन का स्मॉल p, कैपिटल P नहीं, और न्यूट्रॉन का स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल P नहीं लिखेंगे और ना ही कैपिटल N, थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि कैपिटल N जब लिखते हैं तो नाइट्रोजन कई बार समझ में आता है, कैपिटल P का मतलब फॉस्फोरस समझ में आता है। अब सबसे पहला पॉइंट, इन तीनों की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन। कब? 1896। हालांकि डिस्कवरी आप देखेंगे तो कभी 1886 दिखेगा, कहीं कहीं 76 दिखेगा। 96 इसलिए लिख रहे हैं, ऑथेंटिसिटी के नजरिए से बहुत सारे लोग 96 यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए एक फाइनल चीज इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बारे में, और उस समय चार्ज नहीं था, स्पेसिफिक चार्ज था। आप लोग रफली अभी चार्ज समझिए, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में जो फाइनली बताया था 96 में डिक्लेरेशन था, इसलिए 96 हम लोग लिखते हैं। अदरवाइज 86 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछले क्लास में लिख दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1876 से 1900। तो डिस्कवरी कोई एक दिन की नहीं होती है, नहीं आज अचानक मिला, कोई भारत महाद्वीप नहीं ढूंढ रहे हैं ना,
कोलंबस निकले हुए हैं, वास्को डी गामा निकले हुए हैं, अमेरिका और भारत को ढूंढा गया अचानक एक दिन एक टाइम पर इतने समय। अरे ऐसा तो नहीं है ना, डिस्कवरी तो एक क्या है, प्रोसेस। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किनको जाता है? प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है। हम लोग स्कूल डेज में गोल्डस्टीन पढ़ते हैं। गोल्डस्टीन का नाम इसलिए है क्योंकि गोल्डस्टीन ने थियराइज किया था, थियरी दिया था उसका गोल्डस्टीन, लेकिन डिस्कवरी क्रेडिट हम किसे देते हैं? रदरफोर्ड को। ठीक है, 1900। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? चैडविक ने। कब? 1932, 1932 में। ठीक है, थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक। हैप्पी टीचर्स डे वाला मामला है। हाँ, ये स्टूडेंट थे और रदरफोर्ड का बहुत नाम है फिजिक्स में। एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू से ही फिजिक्स का एरिया कंसीडर किया गया कि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। इसमें बहुत सारे नोबेल प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैं, और ये सारे नोबेल प्राइज फिजिक्स में। कन्वेंशनली शुरू से ही इसको कंसीडर किया गया फिजिक्स के लिए, तो सारे नोबेल प्राइज भी इसके फिजिक्स में ही। जैसे थॉमसन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ 1906 का। चैडविक को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ 1935 का। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला हुआ तो है, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए नहीं मिला। उनको रदरफोर्ड को मिला हुआ है रेडियो एक्टिविटी के एरिया में काम करने के। ठीक है, इसके लिए नहीं मिला, इसलिए हमने यहां पे नहीं लिखा, ये लिखा गया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के। अब डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट क्या था? बेसिक एक्सपेरिमेंट मैं बोलूं, मतलब ये नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट समझाना नहीं, कौन से एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हमने बोला था इसको शुरू करने वाले साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। आपकी पहली क्लास है क्या? आपकी भी छोटू पहली क्लास है? अच्छा, तो फिर दूसरी आएंगे कि गायब हो जाएंगे? आना है तो ऐसा तो सभी बोलते हैं सर दूसरी भी आएंगे। दूसरी आते कहाँ? कोई कोई आ जाते। छोटू आज आप खिड़ा गए, ये उम्मीद नहीं थी, गलत बात। नहीं, आप एक दिन आए और एक दिन एब्सेंट हुए, अंतर है ना। आपने भी क्या बोला? सर हम आ ही रहे हैं, बस एक दिन एब्सेंट हुए। लेकिन फैक्ट क्या आपने नहीं बताया सही से। एक दिन आए, एक दिन एब्सेंट हुए, फिर एक दिन आए, तो आज एब्सेंट होना था ना। अच्छा कोई नहीं, अब करना है रेगुलर। ठीक, तो एक साल पहले एक बैच था, देवेश वाला एक बैच था। उसमें जो आता था ना नया बच्चा जो है, वो बेचारा आगे, मतलब आगे नया बच्चा थोड़ा कोशिश करता है आगे बैठे, सर से इंटरेक्ट कर ले। वो पीछे बैठता था देवेश, पीछे बैठ के आज कर लो क्लास, अगले दिन से नहीं आना है, सबको भगा देता था। हाँ हाँ बोल देता था, और लिटरली भाग जाते थे बच्चे। कम से कम तो 50 बच्चा मिनिमम भागा होगा ऐसे, मिनिमम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। क्योंकि वो क्लास का लेवल इतना बढ़ा देता था ना, पूछ पूछ के कि दूसरे को खौफ आने लगता था, बहुत तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगता था। भाई ये आदमी है कि क्या है, मतलब दूसरे को लगता था इतना पढ़ना है क्या, हम तो बहुत पीछे हैं, आदि मानव प्रजाति वाले हैं, तो बेचारा छोड़ दे। यहां ऐसा कुछ नहीं छोटू, यहां क्लास करना है, यहां सब आप ही के समाज के लोग हैं। आइए, तो एक्सपेरिमेंट जो इससे रिलेटेड था थोड़ा हम बेसिक लिख लें। क्या था एक्सपेरिमेंट? यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बहुत लोग का क्रेडिट है इसमें, भले ही हम लोग किसको जानते हैं, थॉमसन को। ऑस्टिन का क्रेडिट है, ऑस्टिन को। प्लकर का है, बहुत सारे लोग हैं बीच में, लेकिन हम लोग जानते हैं थॉमसन को, जिनके नाम से पब्लिशमेंट आती है। प्रोटॉन की डिस्कवरी भी इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ था, इसी का एक्सटेंडेड एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा इसी में बदलाव किया गया था। आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये भी वही एक्सपेरिमेंट। देखो वही चीजें सिर्फ बताऊंगा जो दूर दूर तक जिसके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, जिसके चांस नहीं है उसको हटा देंगे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ था? बॉम्बार्डमेंट किस चीज की? अल्फा पार्टिकल की। कहां पर? गोल्ड फॉइल पर। ये इसीलिए पूछता है क्योंकि जब भी बॉम्बार्डमेंट होती है तो गोल्ड फॉइल पे ही होती है, स्टूडेंट को इतना याद रहता। और हिंदी में जब भी बमबारी होती है तो यूक्रेन पे ही होती है।
अंग्रेजी में जो बॉम्बार्डमेंट है वो दिमाग में सेट है सबके, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। इतना तक लाइन याद है। अगला लाइन क्या है? गोल्ड फॉइल। अरे भैया वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी और ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी गुरुजी कर रहे थे, ये चेला कर रहे हैं। ये अलग एक्सपेरिमेंट है, वो अलग एक्सपेरिमेंट है। किस पर? कौन? अच्छा नहीं, ऑयल ड्रॉप दूसरा एक्सपेरिमेंट है। ऑयल ड्रॉप जो है वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है। आगे आएगा जी, एग्जैक्टली हाँ, वेरी गुड। बेरिलियम की न्यूक्लियस पर हुआ था। जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई है तब उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है। कहानी इतनी सिंपल है। रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं क्यूरी भी, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे चैडविक भी। उस दौर के बहुत सारे महान साइंटिस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे। तो रदरफोर्ड अपने यूनिवर्सिटी लेक्चर में समझा रहे हैं स्टूडेंट्स को, कुछ दिनों से ये चीजें टॉपिक चल रही है न्यूक्लियस पर। जब उनका न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम आया है उन दिनों ये बातों को वो डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जितना हेवी होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। नहीं समझे? क्योंकि क्या उनके दिमाग में मिसिंग है? न्यूट्रॉन। बस क्या रहा? प्रोटॉन। तो वो ये समझा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट से डिस्कशन इन बातों का चल रहा है कि न्यूक्लियस में कुछ तो ऐसा है वहां जो भारी है, हेवी है, और उसमें अच्छा मास है, और वो मिसिंग है। अब उनके इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके, स्टूडेंट ने ट्राई करा। रदरफोर्ड की कहानी कहीं हमने पढ़ी है, वो लिखते हैं कि हेनरी क्यूरी जो थे वो चैडविक से अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे, मतलब उनको वो बेटर स्टूडेंट मानते थे। लेकिन चैडविक उनसे आगे निकल गया। वजह होती थी वो ज्यादातर टाइम लैब में बिजी होता था और ये क्लास सारा का सारा अटेंड करता था। ये मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। किनके बारे में? चैडविक के बारे में, कि ये कंसिस्टेंट बहुत। इससे क्या निष्कर्ष निकला? क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता कब एक नोबेल प्राइज एक्स्ट्रा आ जाए। और अगर आ गया गलती से, उसके बाद हम लोगों का तो कहीं नाम नहीं है। माइक लोगे और उसके सेल्फ स्टडी इज द ओनली वे टू अचीव द गोल। किसी मेंटर की जरूरत नहीं होती है। आप में हौसला है तो यू कैन डू इट। नहीं रहे रिजल्ट होने के बाद तो यही रटा हुआ रहता है, यही सुनाना है। चलिए, तो ये वाला क्या है एक्सपेरिमेंट? क्या लिखा बोलो? बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। बस उन्होंने हिंट किया है कि भाई कुछ है जो न्यूक्लियस में हैवी है और वो मिसिंग है। तो ऐसी कौन सी चीज है, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। तो बॉम्बार्डमेंट किया गया किसका? अल्फा पार्टिकल का। किस पे? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। आप बेरिलियम न्यूक्लियस की जगह कोई हल्का दूसरा न्यूक्लियस भी ले सकते हैं। शुरुआत हुई थी बेरिलियम से, बाद में लिथियम पे किया गया, दूसरे पर भी किया गया। ये जो न्यूक्लियस है इसमें जब बॉम्बार्डमेंट की जा रही है किस चीज की? अल्फा की। अल्फा क्या है? He++, 2 चार। तो बेसिकली अपन इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, यही है ना अल्फा। तो अल्फा के बॉम्बार्डमेंट से और पीछे ZNS की स्क्रीन लगा दी जाती है। ये भी एक पॉइंट है, ZNS की स्क्रीन क्यों लगाई जाती है? हाँ, फ्लोरोसेंट होने के कारण। ZNS का कलर ब्लैक होता है, सॉरी व्हाइट होता है। ZNS हुआ ना, व्हाइट हो गया। तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद ये फ्लोरोसेंट हो जाता है ये स्क्रीन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ZNS को क्रॉस नहीं कर पाती है यहां से निकली हुई न्यूक्लियस पार्टिकल्स। जैसे ये बहुत हाई स्पीड से आ रही होगी, ये तो डेफिनेट है। तो जब ये टकरा रहा है इससे, तो इससे जो चीजें निकलेंगी वो भी क्या होंगी? बहुत स्पीड में होंगी, हाई स्पीड पार्टिकल्स होंगे। तो वो स्पीड पार्टिकल्स अगर यहां पर आप कोई सामान्य स्क्रीन लगाएंगे तो उसको क्या कर जाएगा? बाहर जाएगा। लेकिन ये ZNS उसको रोक लेगा। यही वजह है कि हम लोग जिंक सल्फेट का इस्तेमाल, जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल एक्सरे प्लेट वगैरह में भी करते हैं। जब इमेज लिया जाता है आपका पीछे, तो पीछे जो प्लेट लगाते हैं वहां भी हम लोग जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल उस प्लेट में भी करते हैं। ठीक है। एनीवे, अब यहां पे क्या बाहर निकल गया? तब समझ में आ रहा है कि यहां बाहर क्या निकला है? न्यूट्रॉन। आया समझ में? यही सिंपल एक्सपेरिमेंट था, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन, ये किसकी न्यूक्लियस है?
बेरिलियम की। आप इसकी जगह पर कोई हल्की न्यूक्लियस भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं घेर देता। और वो अलग था, कौन सा? ये न्यूट्रॉन डिस्कवरी है ना जी, और वो वाली अलग डिस्कवरी थी, कौन सी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी, वो अलग है, ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसमें क्या हुआ था जी? बॉम्बार्डमेंट भी थी, किस चीज की? अल्फा पार्टिकल की, यहां भी। लेकिन किस पे हुई थी ये बॉम्बार्डमेंट? गोल्ड फॉइल पे। क्यों गोल्ड लिया गया था? थिनेस्ट मेटल के रूप में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इससे पतली कुछ नहीं हो सकती है। और आपको मैंने बोला था याद रखने के लिए, इसकी डी क्या थी? विड्थ। हाँ, ये याद रखना, 4 × 10⁻⁻, मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग, ये था, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ये चैडविक का एक्सपेरिमेंट और ये न्यूक्लियस रदरफोर्ड का। ठीक है, आज तो एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, चार्ज। चार्ज मतलब एक्चुअल चार्ज की यहां बात हो रही है, एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज, तो जो एब्सोल्यूट चार्ज है अपना, इलेक्ट्रॉन में अगर मैंने ई लिखा तो कितना लिखते हो आप? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम लिखते हो ना। प्रोटॉन की चार्ज क्या लिखते हो? सेम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इसमें कोई चार्ज? ध्यान से सुनोगे तो इसके चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं और इसके चार्ज को क्या लिख सकते हैं? ऐसा काम नहीं करना। चार्ज को कभी भी प्लस माइनस करके नहीं लिखना, ये ध्यान रहे। आप पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर में चार्ज की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू और प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू प्लस, ऐसा कुछ नहीं होता। माइनस और प्लस मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम लोगों के द्वारा एक फ्रेम्ड टर्म। नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में सिर्फ ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज को दिखा रहा है। क्लियर हो गया? तो आप इलेक्ट्रॉन को प्लस ले लेंगे तो कोई इसमें कुछ नहीं होने जाना। जो चीजें कंसीडर की गई हमने उसका नाम बदल दिया, उससे क्या हो जाएगा? आम को कटहल बोलने लगो और कटहल को आम बोलने लगो एक साथ, अगर ये आपने कन्वेंशन डाल दिया तो क्या कटहल का इससे स्वाद घट जाएगा? चेंज हो जाएगा आम का टेस्ट? नहीं होगा। मतलब ये कन्वेंशन, हमने नाम रख दिया, तो इसकी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज नहीं रखनी। हाँ, कंफ्यूजन क्यों है, ये क्यों लोग रख देते हैं, मैं समझा रहा हूं। हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है। अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे हाइड्रोजन को हमने क्या बोला, आप पीटी जितना खरीद के लाते हैं इंटरनेट से, मार्केट से, हाइड्रोजन कहां रहती है? फर्स्ट ग्रुप में, ऊपर में। हमने क्या बोला? वो गलत है। अब वो कंफ्यूजन लेकिन आया कैसे लोगों को? क्या बताया था कि जब पिछली पीरियोडिक टेबल थी मोस्ले की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने हाइड्रोजन को ऊपर रखा था। मोस्ले से पहले वाले में, मेंडलीफ वाले में, हाइड्रोजन 2 जगह था। कहां कहां पे? वहां भी और हैलोजन में भी, है ना जी। और मोस्ले वाले में एक हट के सिर्फ कहां आ गया? हाइड्रोजन वाली में, फर्स्ट वाली में। और उसके बाद जब बोर्ड की पीरियोडिक टेबल आई तो वहां पे कहां रहा? फाइनली बाहर कर दिया गया। उसका पीरियड भी अननोन है या पीरियड नोन है? पीरियड नोन है। कौन सा? फर्स्ट। लेकिन ग्रुप क्या है? अननोन, नॉट डिसाइडेड। तो कंफ्यूजन का ये रीजन होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में नेगेटिव लगाने का क्या कंफ्यूजन है? रिलेटिव चार्ज में नेगेटिव है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कंफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज में भी नेगेटिव लगाते हैं। तो एक पॉइंट हुआ चार्ज, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ? रिलेटिव। मतलब एक दूसरे से जब आप तुलना करते हैं, तो जब आप कंपेयर करेंगे लोग, तो उस समय में तो दोनों इक्वल है ना, और नेचर में क्या है? ऑपोजिट। तो रिलेटिव वर्ड लगाया है, इसीलिए इसका चार्ज आप -1 लेते हैं और इसका चार्ज आप +1, और इसमें कोई चार्ज नहीं। तो रिलेटिव चार्ज में नेगेटिव साइन है, एक्चुअल चार्ज में नेगेटिव साइन नहीं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मास, फिर से मास में एक्चुअल मास बात करता हूं, एब्सोल्यूट मास। एक्चुअली कितना मास है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me लिखा, मास ऑफ प्रोटॉन mp लिखा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को mn लिखा। बोलो कितना है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम ना। वेरी गुड। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन की भी मास यही है, 1.66 या 1.67, थोड़ा बढ़ा के लिख दो, इससे थोड़ा ये फील आएगा आपको कि दोनों में थोड़ा न्यूट्रॉन भारी। तो अगर मैं मास के नजरिए से देखूं तो तीनों के मास में सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रॉन। फिर इक्वल है कौन? प्रोटॉन। और ये काफी ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इवन अगर आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो लिया
तो ये क्या आता है 1836:1, क्या जी, मतलब अपना प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना क्या है, भारी। यही ना पॉइंट है जी, 9-10 से हम लोग इसको पढ़ते आते हैं, 1840 भी बोल सकते हैं आप रफली, ठीक है। ये 1836 गुना मतलब 1836 टाइम्स ऑलमोस्ट 2000 हो गई। तो ये कम है या ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आपसे अगर भारी 2000 गुना ज्यादा चाहिए तो कम से कम तो 30 से 40 हाथी चाहिए। आपके वजन से अगर 2000 गुना लगभग भारी कुछ चाहिए तो कम से कम 30-40 इतने नंबर्स में एलिफेंट चाहिए। अब अगर इतनी हाथी आपके ऊपर गिर जाए एक बार तो बिना पासपोर्ट और वीजा के आप अमेरिका पहुंच सकते हैं सीधे नीचे। तो बहुत भारी है। इसको आप मोमेंटम के टर्म से ऐसे फील करें ना, कैरम हम लोग खेलते हैं, कैरम खेला आपने, तो उसमें एक तो साथ में स्ट्राइकर आती है, लेकिन एक स्ट्राइकर हम लोग एक्स्ट्रा खरीदते हैं भारी वाला। सामने वाला सारा गेम प्लान सोच के रखा रहता है, अगली बार रानी तो अपनी है, कवर कर लेना, वहां से ये, यहां से यहां, इस पॉकेट में वो, सारी गोटियों को अपना करता है ना। अब इधर अगर अनपढ़ व्यक्ति एक बार मारेगा, बेचारा एक साथ, वो 18 गोटियां होती है टोटल, क्या कितने होते हैं, 18 होते हैं ना, 9 और 9, क्या सारा प्लान नहीं बिगड़ जाता है। अच्छा वो स्ट्राइकर कितना टाइम्स भारी होगा एक गोटी से, सोचो कितना होगा, 15-20 गुना होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यहां कितना टाइम्स है, अनुमान लगाइए इंपल्स का, सारा गेम बिगड़ जाता है उसमें। जो सोचा हुआ रहता है कुछ नहीं अगली बार में काम करता है। 2000 आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो 2000 टाइम्स हेवियर है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। इसीलिए रदरफोर्ड की वही चीज मिसिंग थी, कौन वाली, न्यूट्रॉन वाली। एटलीस्ट कम से कम प्रोटॉन वाला वो पकड़ पा रहे थे। तो एक एटम में अगर कोई एटम को सोचे, अगर सोडियम एटम है मान लीजिए, ये मान लो सोडियम एटम है अपना, फील करना और कुछ नहीं। ये छोटा सा एरिया जो दिखाई भी नहीं देगा, अर्थ के सामने में एक फुटबॉल, यही है ना न्यूक्लियस। इसके अंदर जरा सोचो, सोडियम 11 और ऊपर कितनी होती है, 23। कितनी होती है, 23। तो दोस्त यहां प्रोटॉन है 11 है ना, और न्यूट्रॉन है 12। और ये बाहर वाली एरिया में इलेक्ट्रॉन है कितना, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। सोचिए 11 इलेक्ट्रॉन के मास आप कंपेयर कर रहे हैं 23 प्रोटॉन के मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, क्या जी। तो मैं इसको बोल सकता हूं ना 23 प्रोटॉन का मास या 23 न्यूट्रॉन का मास। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन के मास से इतनों को कंपेयर करें, बहुत ज्यादा हो गया ना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, या मास ऑफ एटम इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू मास ऑफ न्यूक्लियस, बोल सकते हैं ना। बैल सब कहेंगे ये कैसे बोल दोगे, मास ऑफ एटम इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू मास ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ एटम। अच्छा, मास ऑफ एटम इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि एटम के अंदर ना न्यूक्लियस है। क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन इज नेग्लिजिबल रिलेटिव टू मास ऑफ इंट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है, तो ये था मास। अब अगर इसी मास को मैं रिलेटिव मास में फिर से कन्वर्ट करूं, रिलेटिव मतलब तुलना कर, तो अगर तुलना की जाए तो ये दोनों बराबर है और बड़े हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को एक दे दिया वैल्यू, बस ऐसे ही दे दिया। जैसे चार्ज में ये दोनों इक्वल थे तो क्या वैल्यू रख दिया, एक। रिलेटिव के समय में क्योंकि हर बार उतनी वैल्यू नहीं लिखी जा सकती है, इसलिए हम लोग रिलेटिव लेके चलते हैं। लेकिन रिलेटिव मैथमेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। वो एक्चुअल है या नहीं है, नहीं है। वो उसका चार्ज नहीं है, नहीं वो उसका मास। तो हमने इसके मास को क्या लिखा, इन दोनों के मास को इस बार एक। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब इसकी जो मास है, अगर वो दोनों एक है तो इसकी जो मास होगी रिलेटिव, वो क्या हो जाएगी, 1/1836। तो एक को अगर 2000 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 0 आ गया। इसीलिए रिलेटिव मास क्या लिखी जाती है, 0। इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव मास आप क्या लिखते हो, 0। तो चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रिलेटिव मास, ये तो हटा देना, एक तो ऐसे ही मेरा चपाती बनते रहता। रिलेटिव मास
आ जाइए, क्या लिखा दोस्त, यहां पे क्या लिखना है, एक ना, और यहां भी क्या लिखोगे, अब ये क्या लिखोगे 1/1836, करीब करीब क्या लिखा आपने, जीरो। ये सिमिलैरिटी के साइन है, इक्वालिटी के नहीं, तो करीब करीब जीरो। तो इस तरह से रिलेटिव मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक यूनिट बोलते हो, इसकी जीरो बोलते हो। चलो, चार्ज हो गई, मास हो गई, रिलेटिव मास हो गई। अब बात करें हम लोग अगले पे, एक पॉइंट और मैं बात करूं, चार्ज पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। अगर मैं चार्ज पे एक बार बात करूं, देखिए अपने पास तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो मेरा न्यूट्रॉन है, अच्छे से देखिए, मेरे क्वेश्चन को समझा जाए, थोड़ा फील करना, बाकी डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। जो मेरा एटम है, समझिए, अगर ये मैंने बोल दिया कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, अर्थ है, और बीच में सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है जो एक फुटबॉल है, समझ। अब पॉइंट देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए, मान लो ये सोडियम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 11 है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है। ये जो मेरा रीजन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये छोटा है या बड़ा है, छोटी है या बड़ी है जी, बड़ी है, पगले रे, पगले सब बड़ी है रे, कि बहुत बड़ी है, तो बड़ी और बहुत बड़ी में अंतर नहीं है, तुमसे मुझे इनऑर्गेनिक ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा आती है, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या है, बहुत बड़ा है, एक्सट्रीमली लार्ज। अच्छा, ये इतनी बड़ी क्यों है, जरा सोचो, नहीं इतनी बड़ी क्यों है, वो छोटी क्यों नहीं हो सकती। बहुत सारा पॉइंट है इसमें। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज जो है, उसके नजरिए से देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट अभी वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसका अभी कैलकुलेशन आपको नहीं सिखा रहे हैं। तो रफली इसको ऐसे समझा जा सकता है, कम से कम इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्सन से बचने के लिए वो दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं, तो इनको स्पेस लिया, इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बहुत बड़ा, चूंकि उनको दूर जाना, सेम चार्ज है, रिपल्सन से बचने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा स्पेस लिया। अब जरा सोचें, ये 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में। अब ये वाला जो पॉइंट है, इंट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक बार इसका सोचे ना, ये कितनी छोटी है, क्या ये एक्सट्रीमली स्मॉल नहीं है, ये बहुत ही छोटी वॉल्यूम है। अगर यहां पर हमने बोला कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन forces electron to occupy a large volume, क्या जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्सन है, ये मजबूर करता है इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए, क्या जी, लार्ज वॉल्यूम। तो मेरा ये सवाल है, ये एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम है और यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, तो मेरा ये पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है, तो फिर ये इतने छोटे वॉल्यूम में क्यों, और जबकि चार्ज क्या है दोनों के सेम, तो इसका वॉल्यूम फिर स्मॉल कैसे, क्या यहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दे रहा है बीच में। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आपका ये सोडियम एटम है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को भाई धरती चाहिए, दुर्योधन की तरह, हाँ? कि पूरी धरती हमारी है, रिपल्सन इतना स्ट्रांग है, और 11 प्रोटॉन भी है, वो इतने छोटे वॉल्यूम में कि फुटबॉल मिला है पांडवों की तरह, वो इतने छोटे वॉल्यूम में कैसे रह पाएगा। इसका मतलब है कि वहां के रिपल्सन को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो हम लोग इतना समझते हैं कि रिपल्सन समाप्त कैसे हुआ है भाई, तो प्रोटॉन्स के बीच में कौन आए, न्यूट्रॉन आए, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, इसीलिए दो प्रोटॉन के रिपल्सन को न्यूट्रॉन क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, तब भी ये पच नहीं रहा है। हाँ देखिए, नहीं तब भी ये ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यूट्रॉन आके समाप्त कर देगा,
तो वॉल्यूम अचानक इतनी छोटी हो जाएगी, मतलब वॉल्यूम में जो रेशियो। हाँ ये बढ़िया पॉइंट है, गुड। एक्चुअली इसमें दो पॉइंट है, एक तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए दो प्रोटॉन के बीच में आकर के वो रिपल्सन को कम कर देता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल सा ऐसा समझे ना कि दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, आपने उसमें बीच में कुछ न्यूट्रल चीजें रख दी, तो रिपल्सन का क्या हुआ, कम हो गया। लेकिन दूसरा पॉइंट अलग है, दूसरा पॉइंट है न्यूट्रॉन ना सिर्फ रिपल्सन को कम करता है बल्कि उल्टा अट्रैक्शन को बढ़ाता है, बाइंडिंग फोर्स को स्ट्रांग करता है, इसीलिए वो इतना पैक है, डेंसली पैक्ड है। आया समझ में क्या बोला हमने? तो कैसे करता है, इसके लिए न्यूट्रॉन का अपना एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग समझेंगे तो ज्यादा सही होगा। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे, क्या कह रहा था? देखिए न्यूट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे? दो तरीके से। पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि ये न्यूट्रल है, बीइंग न्यूट्रल इट मिनिमाइजेस, किस चीज को ये कम करता है छोटू बताओ? इंटरप्रोटॉन रिपल्सन। इंटरप्रोटॉन रिपल्सन का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को ये क्या करता है? कम। तो पहला पॉइंट तो ये आया, सर दो प्रोटॉन जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसमें बीच में न्यूट्रॉन आ गया और ये न्यूट्रल है, इसलिए मेरा इसका इसके ऊपर और इसका इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स कम हो गया। अब क्या समझ में आया? यही वजह है सर की रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए? किसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए? न्यूट्रॉन की, क्योंकि वो प्रोटॉन के रिपल्सन को क्या करने जा रहा? मिनिमाइज। मान लो एक तीसरा प्रोटॉन आपने और लिया, तो तीसरे प्रोटॉन को अगर आपने एक प्रोटॉन और लिया तो इन प्रोटॉन के बीच में फिर इनको चाहिए ना, क्या चाहिए जी बीच में? न्यूट्रॉन चाहिए ना रिपल्सन को कम करने के लिए। तो सिंपली हमारा न्यूट्रॉन जो है वो नंबर में क्या होना चाहिए? मिनिमम या तो इक्वल या फिर क्या ज्यादा, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? n/p रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। हालांकि आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे एक लिमिट के बाहर भी नहीं जानी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कोई बताओ? 1.5, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, फिर न्यूक्लियस अनस्टेबल होने लगेगा। ठीक है, उसका भी रीजन है, क्या रीजन है समझाएंगे, वो अभी नहीं, बाद में देख लेंगे हम लोग। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से इसीलिए हमेशा ज्यादा होती है। n/p रेशियो हमें 1 से ज्यादा चाहिए और 1.5 तक चाहिए। तो पहला तो ये फंक्शन है। सेकेंड इसका फंक्शन है इट स्ट्रांगली बाइंड्स प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड thus forces the nuclear particles to get accommodated कहां पे जी? इन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम ना। किसने ये मजबूर किया है? प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन के अट्रैक्शन ने। क्या लिखा है? इट स्ट्रांगली बाइंड्स, किसको बांध रहा है? प्रोटॉन को, और इस तरीके से ये मजबूर कर रहा है किनको? न्यूक्लियर पार्टिकल्स को। न्यूक्लियर पार्टिकल इसलिए लिखा, सिर्फ प्रोटॉन नहीं लिखा, क्योंकि हमने आपको बताया बहुत सारे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स को इसने मजबूर किया कि आप एकोमोडेट करें, आ जाए, समा जाए। कितने वॉल्यूम में? बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में, अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू। कैसे जरा देखिए, न्यूट्रॉन एक्सट्रीमली स्मॉल, कैसे देखिए, न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को ऐसे एक्सप्लेन किया गया
कि एक न्यूट्रॉन बाहर में नेगेटिव चार्ज, कुछ समझे? एक न्यूट्रॉन भी एटम की तरह है, एक न्यूट्रॉन भी एटम की तरह है, बाहर में नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज लेयर। अगर आपने इसको गलती से भी इलेक्ट्रॉन समझा तो आप सी हैं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या है ये? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब अकेला प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिट्रॉन भी है। पॉजिटिव चार्ज का समझ में आया? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पाई प्लस है, बहुत तरह के हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एंटी प्रोटॉन भी है। समझ में आया? तो बहुत तरह के। तो नेगेटिव चार्ज का बाहर में लेयर है, किसके बाहर में? एक न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर में बाहरी लेयर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और अंदर का लेयर पॉजिटिव। कुछ आया समझ में? अंदर की जो लेयर है वो कौन सी चार्ज की है? पॉजिटिव। और यही मेरा ओवरऑल न्यूट्रॉन, जो क्या है? फाइनली न्यूट्रल। तो अब जरा सोचो कि एक प्रोटॉन को, आपको तो क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है मान लो, तो ये पॉजिटिव चार्ज का लेयर है। प्रोटॉन कंप्लीट एंटायर क्या है? पॉजिटिव। और अगर बीच में कौन आया? न्यूट्रॉन। बीच में अगर कौन लाया हमने, तो न्यूट्रॉन के बाहर में कौन सा लेयर है? नेगेटिव चार्ज का। अब रिपल्सन तो छोड़िए, क्या है? अट्रैक्शन। अरे आया समझ में? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए एटम में P और N का कन्वर्जन पॉसिबल है। न्यूक्लियस में किसका कन्वर्जन? P और N का। वो जरूरत के हिसाब से ये कन्वर्जन होंगे। जैसे हमने आपको सिंथेटिक एलिमेंट्स को पढ़ाया है, उसमें कई बार क्या होता है, बच रहा है एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन, और देखोगे तो निकला है बाहर न्यूट्रॉन। जैसे आप दो एलिमेंट को जोड़ोगे, कई बार हम लोग बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो आपको जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन आना चाहिए, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक बाहर निकलना है न्यूट्रॉन, लेकिन देखोगे निकला है प्रोटॉन, या निकल रही है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन निकल रही है बाहर न्यूट्रॉन। ये कन्वर्जन होता है, ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे समझ में आया? आप अगर इसको अ काइंड ऑफ पोलराइजेशन समझें, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन ने अपनी तरफ खींचा, पोलराइज किया, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा? अगर ऊपर आ गया तो ये किस में बदलने लगेगा? न्यूट्रॉन जैसा नहीं हो जाएगा, बाहर में नेगेटिव अंदर में पॉजिटिव। और फिर ये न्यूट्रॉन का कौन चार्ज बाहर आने लगेगा? पॉजिटिव। तो ये किस में कन्वर्ट करने लगेगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट नहीं करने लगेगा। आया समझ में? तो इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। तो आप समझिए कि आज का जो साइंस है, उसको अगर दो हिस्से में बांट दे, एक हिस्सा बांट दे हम लोग न्यूक्लियर साइंस, और एक हिस्सा बांट दे अपन इलेक्ट्रॉनिक साइंस, तो आप किसको देख पाते हैं डेली लाइफ में? इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियस की तो आप इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी, उसको आप देख भी नहीं सकते, या उस पर उतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं हुआ। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो आप जो इतनी आपकी जो तरक्की डेवलपमेंट है, इतने इतने अलग तरीके का आप सब्सटेंस तैयार कर ले रहे हैं, आप इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बना ले रहे हैं कि वहां ऊपर मंजिल पे चढ़ने के बाद लगता है चांद हाथ में आ गया। क्या है रे दुबई में? हाँ हाँ बेटा, खलीफा खूब याद है ना? बहुत ऊंची है कि नहीं है? तो आप सोचिए, इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए उसमें छड़ भी लगनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या रही होगी? क्या वो सिंपल आयरन होगा, लोहा होगा, टाटा वाला जाके लगा दिया होगा? आप सोचिए, मतलब आपको स्ट्रेंथ देने के लिए जो वो रॉड बनाया गया, सोचो उसमें कितने तरीके की मटेरियल डाले गए, ये सोच के कि ये मुड़े नहीं, कभी कुछ हो तो मुड़े बट टूटे नहीं। समझ लो, टाइटैनिक बनाया गया, तो टाइटैनिक बनाने के बाद बोला गया कि कभी नहीं डूबेगी। ठीक है, फर्स्ट राइड में डूब गया, अब उस स्टोरी पे नहीं जाना है, फिर उसमें बहुत मजा है। हाँ यस सर, देखो 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 देखो। लेकिन क्यों बोला गया ऐसा, समझ में आता है? जो मटेरियल तैयार किया गया था ना, मटेरियल का कॉम्पोजिशन ऐसा तैयार किया गया कि ये कंसीडर किया गया कि कुछ भी हो जाए ये सिंक नहीं कर सकता, और अभी कभी हेवी कोलिजन भी हो जाए ना, तो ये बेंड कर जाएगा जबरदस्त,
क्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत चीजें मिलाते हैं, छड़ में टेट्रामिथाइल टिन मिला दिया, इसलिए मिला दिया कि जंग नहीं लगे। छड़ में थोड़ा रॉड में, आयरन के रॉड में सल्फर मिला दिया, बेंड हो जाए, सल्फर मिलाने से बेंड होता, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपने काम नहीं किया, मैंने किया है, एक्सपेरिमेंटल नेचर के, तो थोड़ा सा ऐसा करके हम देखे हुए हैं कि घर बनाने के समय हमने दो छड़ को लेके, मतलब हम ट्राई कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है केमिकली समझने की, बाकी तो रस्टिंग का प्रोसेस समझ ही रहे। तो टाटा की छड़ ली टिस्कॉन वाली और उसको बेंड किया, एंगल देख रहे हैं कि कितने पे जाने के बाद ही टूट रहा, भाई वो 0 कर दिया एंगल को, सटाने के बाद भी वो नहीं टूट रहा। और दूसरे छड़ 2-3 क्वालिटी का और लेके हमने किया, तो कोई 30 पे ब्रेक हो जा रहा है, कोई 20 पे टूट जा रहा है, कोई 40 पे, समझ रहे ना, अलग अलग एंगल पे। मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, आपने छड़ में कुछ मिलाया। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में हमने कोई ऐसा मटेरियल बनाया, केमिकल रिएक्शन करवाया, और रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं, तो इसीलिए टाइटैनिक पे क्लेम किया गया था कि कभी नहीं डूबे, वो फटने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन ईश्वर की ताकत सबसे अलग तरह की ताकत होती है, वहां सारा इंसान का दिमाग फेल हो जाता। कोलिजन इतना हेवी था, इतना हेवी था, और वो भी सामने ऊपर से था कि नीचे से था, नीचे से था जो दिखा नहीं, नहीं दिखने की वजह से, और हैवी भी और दिखी भी नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो इतना तो क्लेम किया गया ना, या इतना तो हुआ कि भाई इतनी स्पीड को भी आप झेल पाए तुरंत कि बहुत सारे लोग बचाए जा सके। तो आप समझिए, न्यूक्लियस की केमिस्ट्री अलग है और इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री अलग है। हम लोग जो डेली लाइफ में फेस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कमी। आपके पास ग्लास है, आपके पास कुछ भी है, ये डिजिटल पैनल है, बोर्ड है, ये मटेरियल है, सब इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री है। न्यूक्लियस की केमिस्ट्री देखनी है तो न्यूक्लियर वॉर में समझो, न्यूक्लियर वेपन से समझो। आम आदमी को उसका मैकेनिज्म समझ में आएगा? नहीं आएगा। न्यूक्लियस की केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, इंसानों ने भी क्या तरक्की ही करी कि न्यूक्लियस की केमिस्ट्री में हम अभी कदम भी नहीं रखे, एक तरह से समझिए तो। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। एटम, मेरा ये समझाने का बस यहां मकसद था कि अक्सर आप देखेंगे कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा हो रहा है जहां पर प्रोटॉन्स की संख्या जितनी थी वो चेंज हो गई है, न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज हो गई है, प्रोटॉन घट गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया। एक्चुअली उस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट क्या होगा न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन भी कन्वर्ट कर सकता है प्रोटॉन में, और इसी इंटर कन्वर्जन की वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है। तो फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस दो वजह से है। पहला, बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइजेस द इंटर प्रोटॉन कूलम्बिक रिपल्सन, और दूसरा पॉइंट, ये स्ट्रांगली बाइंड करता है प्रोटॉन को, इतना स्ट्रांग ये न्यूक्लियर फोर्स है, इतना स्ट्रांग है कि ये पैक हो जाता है। इससे आपको क्या लगता है, थोड़ा मोड़ा पैकिंग मिलेगा कि बहुत ज्यादा मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा पैकिंग मिलेगी। कितनी पैकिंग मिलेगी, एक बार अनुमान लगाइए इसको। देखो, एक अच्छा चीज समझा। अब इसके वजह से इतनी पैकिंग जबरदस्त है कि हमारा वॉल्यूम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस रेंज में चला गया, ठीक है, एफिशिएंट पैकिंग। देखो देखो, एक चीज बस समझा रहे, मेटल में हैवीएस्ट मेटल कौन है पता है? एलिमेंट में बताया था, इरिडियम, ऑस्मियम इरिडियम था ना, हैवीएस्ट मेटल है ना, ऑस्मियम, और सेकंड नंबर पर इरिडियम। ये 22.75, ठीक है, बोलो, ग्राम पर सीसी। ठीक से देखिए, अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी लेते हैं, मतलब वहां एटम्स पैक है कि न्यूक्लियस पैक है? अरे यहां एटम्स पैक है कि न्यूक्लियस पैक है? एटम ना, एलिमेंट की डेंसिटी है ना वो, तो वहां कौन पैक है? तो जो सबसे पैक्ड एटम्स की कहानी है वो ये है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, 2.13 इंटू 10⁻17। कुछ समझ में आया? वाटर की डेंसिटी क्या लिखते हो अगर पानी से इसको कंपेयर करो? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझे? कुछ दिमाग लगाओ, ये कितना पैक है। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है।
इसीलिए बोला पढ़ना अलग चीज है, फील करना अलग चीज है। मतलब कोई एटम इतना पैक नहीं हो सकता है जो पैकिंग किसके अंदर है, क्योंकि एटम में ये जबरदस्त अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। न्यूक्लियर फोर्स अलग ही रेंज में काम करता है। इसीलिए न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना क्या है, बहुत मुश्किल है। इतनी जबरदस्त पैकिंग है, इतनी ताकतवर पैकिंग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ। और अगर निकाल लिया, समझ रहे हो, इसीलिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है बहुत खतरनाक होता है कि आपने निकाला तो जो एनर्जी से बंधी हुई है वो एनर्जी छोड़ेगा ना, वो उतनी एनर्जी छोड़ेगा तो सब तबाह है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते हैं ना हम लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, सारे न्यूक्लियर रिएक्टर में किए जाते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर आप समझ रहे हैं जो बनता होगा वो कितने चीजों का इस्तेमाल होता होगा। हम लोग सिंपल सा एक रिएक्शन देखने के लिए ZNS का रिएक्शन कह रहे हैं, चेंज देखने के लिए ZNS का स्क्रीन लगा रहे हैं। तो एनीवेज चलो इस कहानी से बाहर आते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और लेंदी भी है। बस फील करना था, समझा दिया, और आगे पढ़ना भी है, इसको कैलकुलेट करना, मतलब इसका देखना न्यूक्लियर फोर्स का रेंज वगैरह, तो ये बाद में देखोगे काइनेटिक्स वगैरह में। तो चलो चार्ज को ये क्लियर किया, चार्ज क्लियर हो गया, मास क्लियर हुआ, रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास क्लियर हुआ। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, पहले सिंबल करते हैं। क्या लिखोगे सिंबल, बोलो। EPN। जब भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल का आप सिंबल लिखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल का सिंबल लिखते हैं, मान लो सब एटॉमिक पार्टिकल आई है, तो नीचे में यहां पे RC रिलेटिव चार्ज और ऊपर क्या लिखा जाता है, रिलेटिव मास। क्लियर हो गया। जब भी किसी को लिखते हैं तो ऐसे लिखना है। जैसे एटम के केस में क्या लिखते हैं, कोई एटम है या एलिमेंट है तो उस केस में आप क्या लिखते हैं, अगर एलिमेंट आपका X है तो नीचे क्या देते हो, Z, और ऊपर A। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में नीचे रिलेटिव चार्ज और ऊपर रिलेटिव मास। तो E नीचे क्या लिखा जाएगा, -1, क्योंकि रिलेटिव चार्ज लिखनी है, और ऊपर छोटू उठ जाओ, ऊपर क्या लिखनी है, 0। यहां क्या लिखनी है, यहां क्या लिखनी है, यहां और यहां रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज रिलेटिव मास। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, इस तरह से 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, क्या है जी, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और मास कितना है, 0 यूनिट, 0 यूनिट मास। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मास नहीं है इसमें, ये रिलेटिव मास को हमने लिखा है कि 0 यूनिट है। इसी तरीके से प्रोटॉन्स के लिए क्या बोलेंगे आप, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 1 यूनिट मास। यहां पे आप बोलेंगे 0 यूनिट चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन चार्ज बेयर कर सकता है। नहीं जी, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट इट इज एबल टू बेयर चार्जेस। समझ में आया, ये चार्ज बेयर कर सकता है। एक न्यूट्रॉन अगर टूटे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तरह वो बिखर सकता है। एक न्यूट्रॉन को अगर तोड़ा जाए तो वो नेगेटिव, पॉजिटिव और कई न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रल पार्टिकल्स में वो टूट सकता है। तो इसकी अपनी कहानी है, हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, न्यूट्रल है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकता है। ठीक है, ये चार्ज पर बात हुई। सिंबल, सिंबल के बाद इसके साइज पे बात करें, इन पार्टिकल्स के साइज पे। इलेक्ट्रॉन की साइज हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रोटॉन की साइज है 10⁻⁻14 मीटर, और न्यूट्रॉन की भी साइज लिखते हो 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सट्रीमली हाई स्पीड में होता है कि रुका हुआ होता है, हाई स्पीड में, तो हम लोग उसकी साइज नहीं लिखते हैं, वो एक वेव की तरह काम करता है, हमने पढ़ा है। प्रोटॉन स्टैटिक है और न्यूट्रॉन स्टैटिक है, रुकी हुई है।
हालांकि रुकी भी वो भी नहीं है, न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करती है। न्यूक्लियस भी क्या कर रही है, तो न्यूक्लियस तो कुछ है नहीं, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व, मतलब स्पिन करता है। रिवॉल्व मतलब ऐसे ऑर्बिट में नहीं, वो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस पे। तो न्यूक्लियस भी रुकी भी नहीं है, लेकिन वो स्पिन कर रही है। ये तो एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड से डिलोकलाइज हो रहा। इसकी रेडियस देखिए, किसकी रेडियस, प्रोटॉन की। अब आप समझ रहे रेडियस डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन को मैंने एक स्फीयर की तरह ड्रॉ किया है, न्यूट्रॉन भी ड्रॉ किया है। न्यूट्रॉन की स्टोरी अपने आप में एटम की स्टोरी की तरह है। एटम में बाहर में नेगेटिव चार्ज का छिलका, अंदर में पॉजिटिव चार्जेस और कुछ न्यूट्रल न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन में भी क्या है, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के टूटने पर भी न्यूट्रल चार्जेस आएंगे, न्यूट्रिनो वगैरह जनरेट होता। तो ये सब कहानी अभी नहीं। साइज 10⁻⁻14 किसकी, एटम में न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस में एटम, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की साइज कितनी है, -14। और एटम की साइज कितनी है, एटम न्यूक्लियस की साइज कितनी है, -15। कौन छोटी है, न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटी हुई, ये -14 है, वो -15 है। आया कुछ समझ में। मैंने बोला अगर इसको कंपेयर करूं किससे, रेडियस ऑफ, ये 10⁻⁻15 मीटर, इसमें वो है बट वो बड़ी है, ये छोटी है। इसमें वो है बट वो बड़ी है और ये छोटी है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो साइज लिखी हुई है ये फ्री न्यूट्रॉन की लिखी हुई है। फ्री न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस में है या बाहर है, बाहर है, फ्री न्यूट्रॉन है। और ये वाला जो है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जब बाहर वाला एक फ्री न्यूट्रॉन अंदर जाएगा तो क्या होगा, पैकिंग स्टार्ट होगी, और उस पैकिंग से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मेरा रेडियस 10⁻⁻15 है और वहां 10⁻, तो अगर बोला जाए वॉल्यूम रेशियो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन का, वॉल्यूम रेशियो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन का, r³ करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14, तो -42 मीटर क्यूब, और वो हो जाएगी -45 मीटर क्यूब। तो 10⁻3:1 का रेशियो आएगा। लेकिन बड़ी कौन है, न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ना, तो ये क्या आ जाएगा 1:10⁻3। आप क्या कह सकते हैं, 1000 गुना बड़ी है वॉल्यूम में, कौन, न्यूट्रॉन, किससे, न्यूक्लियस से। कैसे हो गई, तो न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में आता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण पैकिंग एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है। और रफली क्या याद रखना है, डेंसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियर डेंसिटी का अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद न रहे तो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया, 10⁻17 एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 2.3 × 10⁻17। अच्छे से समझे इसको, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट था। क्लियर हो गया। तो ये एलिमेंट्री लेवल पर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का देख लिया कि क्या चार्ज है, क्या मास है, क्या रिलेटिव चार्ज है, क्या रिलेटिव मास है, किस तरीके से न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करता है। अब मैं एक प्रॉपर्टी आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्पेसिफिक चार्ज। ध्यान से, कभी कभी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं। स्पेसिफिक चार्ज किसी भी चीज की चार्ज और मास की रेशियो है, किसी भी चीज की चार्ज और मास की रेशियो है स्पेसिफिक चार्ज। कभी कभी छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों में से किसकी स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है, तो सोचिए, दिमाग लगाओ। मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसकी स्पेसिफिक चार्ज एक सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन। पक्का, कैसे सोचा, चार्ज चाहिए कम या ज्यादा, ज्यादा, और मास चाहिए कम। तो चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा है, और मास में वो सबसे कम, इसलिए सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, प्रोटॉन, और सबसे कम न्यूट्रॉन। क्लियर है, चार्ज इज टू मास रेशियो। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं,
तो इलेक्ट्रॉन के लिए अब दो टर्म डिफाइन हो रहा है। एक टर्म इसका एक्चुअल चार्ज, ध्यान से, जिसको मैंने ई लिखा है, ये है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, बोलो। और दूसरा मैंने इसके लिए कौन सा चार्ज यूज किया, स्पेसिफिक चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्त, E/m 1.76 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, रफली याद रखो, ध्यान दो ना। 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, बोलो, ऊपर गया तो 12 हो गया, 10 टू द पावर 12, और ये 10 से कम होगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ी है, 9.1 है, तो ये 10 से कम होगी, या इसको 2 मान लो या इसको 10 मान लो, ऐसे लगभग करके भी काम दे। तो ये कम है 10 से, तो 2 के अराउंड जाएगा ना जी, 0.5 हुआ ना, 2/10, 1/5, 0.2 आ गया, तो 0.2 को 2 में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 2 में कन्वर्ट किया तो 10 पर पावर 12 से अब 11 ना आ गया, आया समझ में ना, तो लगभग 2 गुना 10 पर पावर 11, ठीक है, कूलम पर केजी। अब आ जाइए क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। किसने बताया था और किस एक्सपेरिमेंट से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक डिफ्लेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट था, स्कूल डेज में शायद पढ़ा होगा आपने, अच्छा सॉरी, स्कूल में तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो रे जब आ रही थी नहीं, डिफ्लेक्ट जो करवाया गया था रे को, वो एक्चुअली वो स्पेसिफिक चार्ज निकालने वाला एक्सपेरिमेंट था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में वो एक्सपेरिमेंट था, नेगेटिव चार्ज को चेक करने के लिए, चार्ज के नेचर को चेक करने के लिए ऊपर में पॉजिटिव फील्ड क्रिएट किया गया था कि उसकी तरफ वो मुड़े, था ना। तो एक्चुअली वो स्पेसिफिक चार्ज को निकालने वाला एक्सपेरिमेंट था। तो ये आया हमारे फाइनली किस चार्ज से, एक्सपेरिमेंट से, डिस्चार्ज ट्यूब से ही, और यही 1896 में लाया। और मिस्टेकनली उस समय में चार्ज को इस चार्ज को ही एक्चुअल चार्ज समझा गया था। ये जो चार्ज है ना, इसी को उस टाइम पर क्या समझ लिया गया कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज यही है। बाद में इलेक्ट्रॉन की चार्ज को निकाला किन्होंने, आपको ये नाम पक्का याद रहना चाहिए, आर.ए. मिलीकैन, ठीक है। और इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी वो थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे आगे, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। जो कैथोड रेज आ रही है, कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की बीम को हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। तो जो कैथोड रेज जा रही है उस पर वाइल का स्प्रे किया गया, और वाइल के ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, अटक गया, ठीक है। और वाइल हैवी है, उस पर अब क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फिर एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करके उसका वहां से क्या निकाल लिया गया, चार्ज की वैल्यू। आर.ए. मिलीकैन ने सबसे पहले वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकाला, और इसके लिए ये 1909 में इन्होंने ये काम किया, और इसके लिए इनको 1923 का नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए भी नोबेल प्राइज है, किसे है, थॉमसन को। कब है, 1906 में। ईयर एग्जैक्ट याद रहे ना रहे, ईयर एक स्टोरी को बताता है। अच्छा, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये बताइए कि जब रदरफोर्ड न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रहे थे तो क्या उन्हें पता था कि इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, सोच के बोलो, पता था इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? जब वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रहे थे पता था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में उन्हें पता था क्या? नहीं, चार्ज के बारे में नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हुआ उसी साल, उसी टाइम पर, जिस टाइम पर उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया 1909 में। जब बोर साहब अपना एटॉमिक मॉडल ऑर्बिट वाला तैयार कर रहे थे तो क्या उन्हें पता था कि न्यूट्रॉन का मालूम था? नहीं मालूम था, क्योंकि उन्होंने 1913 में करा। क्वांटम मैकेनिकल जब आया, जब इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया गया था, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, तो क्या उन लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में आइडिया था? उन्हें भी नहीं था आइडिया। समझ में आया? तो ये कहानी एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होती। तो स्पेसिफिक चार्ज क्लियर हो गया, किसी भी चीज की चार्ज और मास की रेशियो है। फाइंड आउट सबसे पहले किसने किया है? आर.ए. मिलीकैन ने इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल चार्ज को, और स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज मास की रेशियो। अब जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन बोला करने, कंपेयर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। चार चीजों की स्पेसिफिक चार्ज मैंने आपको कंपेयर करने दी। जल्दी बनाइए, पेन चला सकते हैं अगर चलाना चाहो आप तो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, चारों की स्पेसिफिक चार्ज आपने कंपेयर कर। आया? आ गया? नॉट श्योर, फिर भी बोलिए ऑर्डर क्या आया? ये बोला आपने क्या छोटू? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट। नमन नाम है आपका, कौन सा? पहला, फर्स्ट, सेकेंड। आप दोनों एक साथ बैठे हैं, एक का फर्स्ट आया, एक का सेकेंड आया है। दोनों तो दोस्त है ना, ऐसे कैसे दोस्त हैं कि दो चीज आएगी? दोस्त है तो एक चीज आनी चाहिए ना। बोलिए। सेकेंड, सेकेंड। छोटू, छोटू आपका कुछ? सेकेंड, सेकेंड नहीं निकल पाया, कोई बात नहीं। चलो मैं बनाऊं? तनु, क्या क्या रहा? अभी नहीं आया है? चलो बनाऊं। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीखने आए हम लोग, धीरे धीरे सीखना। और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सही बनाना स्टार्ट ना करो। चार चीजें मैंने यहाँ पे चारों को लिख दिया सहूलियत के लिए, कैसे बीइंग स्टूडेंट सोचा जाए, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। अब मैं चारों के चार्ज को देखूं और चारों के मास को देखूं। ठीक है, चार्ज को अगर क्यू लिख दिया, मास को एम, कुछ भी लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹। क्यों ना सिंबल से काम चला लिया जाए, क्योंकि वैल्यू लिखने से लेंदी हो सकता है और वैल्यू पता है कि सबकी कितनी है। तो चलो इसका लिख दिया ई, दिमाग में वैल्यू चल रही है। अब ये है पी, लेकिन जो वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये बराबर, और इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, और ये अपना बेचारा एच पर 2+ है, तो इसकी जो चार्ज है वो 2 प्रोटॉन के चार्ज है। बोलो 2+ है ना, तो 2+ का मतलब चार्ज हो गया 2 प्रोटॉन का चार्ज, और 2 प्रोटॉन के चार्ज को 2p लिखा, लेकिन p को तो मैंने e लिखा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रॉन की मास है me, प्रोटॉन की मास है 80, सॉरी
एमपी। अब एमपी को एमई में लिख दिया, बोलो यही है ना। और इसकी मास है एमएन, एमएन एमपी बराबर है, और ये इक्वल है 1836, बोलो। अब वहां पे आनी, तो दोस्त यहां पे जो मास है वो मास किसके कारण है? दो प्रोटॉन और दो, क्या कुछ आया समझ में? दो प्रोटॉन का मास 2mp, दो न्यूट्रॉन का मास 2mn, mp और mn इक्वल है, तो अपने को वहां पे मास में क्या लिख देना? 4mp। 4mp का क्या मतलब हुआ? 4 इंटू 1836 me, बोलो। अब कुछ नहीं करना है, पहले वो क्लियर कर लो, सही है। चार्ज 2 प्लस दिख रहा है दोस्त, इसलिए 2e, और मास 4 यूनिट है। 4 यूनिट छोड़ो ना, ऐसे सोचो मास उसी का होगा ना जो जो चीजें उसमें है। तो अल्फा में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है क्या? अल्फा में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्रोटॉन है ना। कितने प्रोटॉन है? 2। और न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्त? 2। तो 2 प्रोटॉन का दोस्त मास हुआ 2mp, 2 न्यूट्रॉन की मास हुई 2mn, mp mn इक्वल हुई, तो 4mp या 4mn लिख दिया। अब 1 mp की वैल्यू me के रिस्पेक्ट में क्या है? 1836, तो 4 इंटू 1836 me। अब हमने दोस्त क्या किया? सबको डिवाइड। क्लियर हुआ लोग? बोलो। अब वैल्यू बड़ी होने के लिए, स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होने के लिए क्या इस तरीके से चाहिए? चार्ज ज्यादा और मास कम। चार्ज में ये इक्वल है, ध्यान से, और वहां कैंसल भी हो जाएगा। कैंसल कर दिया जी, कर दिए, कर दिए ना। अरे 2 कैंसल कर दिया 4 से, तो अब न्यूमरेटर तो सबका इक्वल हो गया ना, एक छोड़ के। ये वाली तो फ्रैक्शन अपनी समाप्त, 0, बोलो। ये वाली तो अपनी 0 हो गई ना, तो ये तो बेचारा सबसे पीछे चला गया। अब तीनों के न्यूमरेटर क्या है? सेम। दैट फ्रैक्शन विल बी स्मॉल फॉर विच डिनोमिनेटर इज लार्ज। तो कौन सा फ्रैक्शन अब छोटी होगी? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर क्या है? me। यहां नीचे क्या है? 1836 me। वहां नीचे क्या है? 2 गुना 1836 me। तो वो डिनोमिनेटर में सबसे क्या है? बड़ी है, इसीलिए उसकी भिन्न सबसे क्या होगी? फ्रैक्शन छोटी। तो मेरा स्पेसिफिक चार्ज क्या आ गया? सबसे छोटी वो है, और उससे भी पीछे ये जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है। अब इन दोनों में ये वाली की छोटी होगी, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन हो गई? इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अल्फा, और फिर क्या मैं फिर से बताऊं? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर बता दूंगा। क्लियर हो गया सभी का? क्या छोटू आपको कंफ्यूजन है? कहां पे? हाँ, यहां पे कैसे रह गया ये? हाँ, तो 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 बचेगा ना, तो 2 से कैंसिल किए ना 4 को, इसको, तो एक ही चीज है ना छोटू, आप यहां भी लिख दीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 2mp हुआ तब ना, 2 इंटू 1836 me हुआ। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये मतलब न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसकी छोटी है वो भिन्न बड़ी हो गई। इससे बड़ी डिनोमिनेटर ये है, तो इससे छोटी भिन्न ये होगी, और इससे बड़ी डिनोमिनेटर इसकी है, तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो कितने लोगों का सही आया है ये वाला? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले एग्जाम्पल करते हैं, उससे और अच्छे से सीख मिल जाएगी। लेकिन बहुत लोग सही तो बनाए होंगे, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाए होंगे। दिमाग ये लगाया होगा, मुझे पता है, न्यूट्रॉन 0 कर दिया तो वो पीछे कर दिया, और फिर सोचा होगा अल्फा भारी है, 4 है वहां, इसीलिए वो अगले नंबर पे आए। ये काम ना करें, समझे? आप अक्षय कुमार के खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं जो खतरों के खिलाड़ी हैं। चलिए आइए सेकंड दे रहा हूं। अगर मैंने बोला फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, जल्दी से। फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल।
2:1 याद है, निकाले। 1 प्रोटॉन का 1/2 2:1 2:1 2:1। फिर छोटू देखो आप क्या गलती करे, आप पूरी वैल्यू लिख रहे हो। हाँ नहीं, वैल्यू क्यों लिखा, सिंबल से काम चलाओ ना। यहीं पे तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो रेशियो में इससे डिवाइड कर दोगे उसको। मैंने किसका पूछा है, इलेक्ट्रॉन का, नहीं प्रोटॉन और अल्फा का, तो प्रोटॉन का अल्फा से। तो ये बाई वो करोगे तो ये ऊपर चली जाएगी, तो 1836 एमई कैंसिल हो गई, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे ई आ गया, ई कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 2:1। समझ गए, सिंबल से काम निकाल लो। फिर से देख लो कैसे किया मैंने। प्रोटॉन इज टू किसका पूछ दिया, प्रोटॉन इज टू अल्फा, तो देखो पी बाय प्रोटॉन का चार्ज बाय मास लिखो, दोनों का क्या लिखोगे, क्यू बाय एम ना, तो इसकी क्यू बाय एम दिमाग में चलाओ, इसकी क्यू बाय एम चलाओ, तो इसकी चार्ज क्या है पी, अब बाय मास क्या लिख दिया एमपी, डिवाइड करना है तो उलट दिया, इसकी चार्ज क्या है 2p, He प्लस प्लस 2 4, और मास क्या थी 4mp, तो कैंसिल होके क्या अपनी आ गई 2:1। ठीक है, चलो अगले दे रहा हूं। फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड अमोनियम आयन। अमोनियम आयन समझते हो, कितने लोग फॉर्मूला बोल सकते हो, हाथ उठाओ, बोलना नहीं है। हाँ बोलो क्या, हाँ वेरी गुड, NH4 पर 1+ बनाइए। नाइन इज टू वन, ठीक है। नाइन इज टू वन, नाइन इज टू टू, गुड, 9:2, 9:2, 9:1, 9:1, 9:1, क्या याद दिव्या, सिस्टर 2025 में कैलकुलेट हो जाएगा, 26 हो गया, क्या आया, करो करो करो, क्या है छोटू आपका 9:1, 9:2, चलो बना रहा हूं, देखो
चार्ज और मास की रेशियो अल्फा पार्टिकल की और अमोनियम की। तो मैंने लिख दिया। अब अल्फा की चार्ज और मास का रेशियो पहले लेना है क्या जी, और फिर अमोनियम की लेनी, यही ना क्वेश्चन है। तो अल्फा की चार्ज क्या है 2p और मास क्या है 4mp। यहां तक किसी को डाउट? चलो अब अमोनियम की चार्ज कितनी? 1+। कितनी है? 1+ मतलब 1 प्रोटॉन की चार्ज। तो मैं चार्ज कितनी लिखूं? p, इसीलिए मुझे p लिखनी है। ऊपर लिखनी है या नीचे? ऊपर क्यों? नीचे बायो है इसका पक्का। अच्छा बायो तो है ही, तभी तो ऊपर लिख रहा है। डिवाइड किया है ना तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो p नीचे ना लोग। चलो अब इसकी मास में ही जो है पॉइंट है, मास में जो जो चीज है, मैं पूछूं इस क्लासरूम का मास क्या है, तो सर इसमें जितनी चीजें हैं एंटायर एंटाइटीज जितने भी हैं छोटे बड़े सभी का मास निकाल के जोड़ दोगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट करने जाएंगे मास, तो यहां पर इस क्लासरूम का अगर वजन लेना है, सब चीज को नहीं मेजर करो, समझ रहे हो। अब क्लासरूम में वो किसी ने मेरा वो फोटो बना के पेपर चिपका दिया है, गोबर उठाते हुए, क्या है वो, घास काटते हुए, क्या है, अच्छा कढ़ाई में कुछ बन रहा है, अच्छा चिकन बन रहा होगा, प्लांटेशन है वो, नीचे मछली बन रही है। ये लीक कहां से, ये सब पता नहीं कहां से लाया था ये लोग, अचानक एक दिन मेरे बर्थडे में किया था सब। हाँ ढेर था, उधर भी है, पूरा क्लासरूम भरा हुआ था, तो बहुत सारा तो निकलवाए। हम बोले बेटा बस बाथरूम का बच गया, बाकी सब तो डाल ही दी हो। तो प्रैक्टिकली अब क्लासरूम का अगर वजन निकालोगे तो क्या पेपर का वजन निकालो? बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका वजन आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है? नीचे डस्ट फैला हुआ वो भी निकाल के वजन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो एटम में तो 3 ही चीज है ना हम लोगों ने कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेट कर भी नहीं पाए। तो सिर्फ किसका मास ले लिया जाए? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन। तो अब चीजें सिंपल हो गई, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करना। तो सोचो प्रोटॉन्स कितने हैं, आराम से सब में जोड़ो ना इंडिविजुअली। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 7। हाइड्रोजन में 1 × 4, तो कितने प्रोटॉन हो गए? कितने लोग को ये समझ में आ गया? पहले हाथ उठाओ। हाँ गुड। अच्छा अब न्यूट्रॉन, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितने लिखते हो आप? 14, 14। नाइट्रोजन के ऊपर क्या लिखते हो? 14 ना। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? 7। तो 7 न्यूट्रॉन, और H के ऊपर क्या लिखते हो? तो न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। जो 1 है वो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन दोस्त 0। तो 4 में एक भी न्यूट्रॉन नहीं, और वहां 7 न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? बस 7। और इलेक्ट्रॉन कितना? 0 है। कितना? 10। कैसे? 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक लूज किया इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसके मास को नेग्लेक्ट करना? तो अगर मुझे इसका नेट मास लिखना है तो क्या हो गया? 11 mp प्लस 7 mp, 7 mn को 7 mp लिख दिया, तो क्या हो गया? 18 mp या 18 mn। तो यहां पे मैंने ऊपर लिख दिया 18 mp। किसके मास को नेग्लेक्ट किया? इलेक्ट्रॉन। मतलब आगे से क्या रिलेशन मिला सर? मोलर, मॉलिक्यूलर, मोलर जो मास होता है ना वो जोड़ ले हम लोग, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ठीक है, मास नंबर जो मोलर होता है वो जोड़ ले, उससे काम हमारा हो गया, उसी में एमपी लगा दिया। अब एमपी हमारा कैंसल, पी कैंसल, क्या आ गया? 9:1। कितने लोग का आया था? 9:2 कितने लोगों का आया था? क्या सोच के 2 लाए कैसे? क्या किए थे? प्रोटॉन का चार्ज 2p ले लिए थे, प्रोटॉन का चार्ज 2p, इलेक्ट्रॉन का भी कैलकुलेट किए, पता नहीं कैसे ले आए। चलिए अगला एक और बनाओगे, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो जल्दी से निकालना है, और दूसरे को देख के परेशान नहीं होना है, उसका निकल गया मेरा निकल ही रहा है। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, जो ज्यादा तेज खेलते हैं ना वो बाहर हो जाते हैं जल्दी, इसलिए ज्यादा तेज भी नहीं खेले। देखो मुंबई इंडियंस को आराम से खेलने वाले जीतते हैं, आरसीबी को देख लो बेचारों, क्या पैसा खत्म हो गया? किसका?
अंबानी का, हाँ उनका तो उनका कैसे खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो निकालना है अमोनियम और सल्फेट का, ये सल्फेट, अच्छे से इत्मीनान से। ट्वेंटी 28/9, 16:3, 8:3, एट इज टू थ्री, 1:4:3। आ गया, आया छोटे आपका, 8:3। 8:3, H 8:1, क्या आया आपका पीछे अंजलि? आपका आदित्य क्या आया? 8:2। आपका छोटू नकीबुद्दीन? 8:1। कहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर रही हो?
क्या आया? दिखाओ। आपने यहां पे NH4 देखो कितना तुम्हारा स्टेप्स क्लियर है, मैं तारीफ कर रहा हूं इस बात की। और जिन लोगों ने भी ऐसे बनाया है, NH4+ और SO4 2- तुमने लिखा। फिर दोस्त आपने किया है चार्ज, यहां पे लिखा है P और इसका लिखा है 2P। बहुत बढ़िया, क्योंकि दो माइनस है तो आपने 2P लिख दिया। फिर आपने मास में लिखा है यहाँ 18 MP। एक्सेलेंट, सही है, 14 4 18। और आपने लिखा है यहाँ 96 MP। तो मैं एक बार चेक कर लूं, डेफिनेटली है वो सही, आपका कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं दूसरे लोगों के लिए बता दे रहा हूं। सल्फर 16 और 32 होता, और ऑक्सीजन 8 और 16 है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे ऐसे 4 है, तो 64 + 32 96 आ गया। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया। अगला काम रेशियो लेना है, आपने रेशियो भी लिया है, और आपने इस तरह से इसको बनाया है P/18 MP मल्टीप्लाइड बाई, आपके स्टेप लिखे हुए 96/2P। आपने ये काम किया। अब इसके बाद बाकी आपने पूरा पेज क्या किया है ये समझ से पड़े। तो मोलर मास दोबारा निकालने पर चेंज हो गया, नीचे भी दोबारा आपने किया तो दोबारा भी वही है आपका P/18 MP 96 MP/2P। और तिबारा भी निकाल लिए। इतना टाइम रहता है क्या? उसके बाद आपने कैंसिलेशन में गलती करी है, तभी आपको क्या ये आया सभी को समझ में? तो 8:2 जिनका 1 आया आपका ना छोटू, क्यों आया 8:1? कहां पे आपने इसमें ये आपका सही निकला है, ये 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 वाली गलत है, यहां आपने P लिखा है। क्या किए? अरे 16 और 8 मतलब 8, तो 24 कैसे हुआ? 16 सल्फर जोड़ लिया, ऑक्सीजन जोड़ोगे तो 8 गुना 4 जोड़ोगे ना, 6 गुना 4 जोड़ दिए उसको। लेकिन एटॉमिक नंबर थोड़ी ना जुटेगा, वो तो मैंने चार्ज पूछा है, तो चार्ज तो ऊपर दिख रहा है, तो ये मेरा कैंसिल करके फाइनली क्या आ गया? ठीक है। अगला क्या? एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, मैंने क्वेश्चन दिया यदि Na+ के स्पेसिफिक चार्ज x है, तो आपको स्पेसिफिक चार्ज बतानी है Al3+ की। आज का आखिरी क्वेश्चन, 1:9। ठीक है, निकालिए निकालिए। मैंने x की वैल्यू कहां पूछी? मैंने Al3+ का बोला स्पेसिफिक चार्ज 23/9x। ठीक है, कितना छोटू? 23/9x। ठीक है, 1:9, 23/9x। क्या? 23/9x। ट्वेंटी थ्री एक्स बाय 9। तुम्हारा भी वही आया, क्या आया? 1:9, 1:9। नमन, आपका पिछला वाला समझ में आया? निकला था क्या वो? वन इज टू नाइन आ रहा है। पहले आया 23:23/9x, अब आया 1:9। एक बात बताओ, फिर क्वेश्चन में वो लिखा क्यों? चलो ऐसे लिख दिया, मान लिया, इसीलिए इसका 1:9।
x/9। लग रहा है जैसे हम IUPAC की मीटिंग में बैठे हुए हैं। पॉलिंग साहब, हुन साहब, मुलिकैन साहब, थॉमसन बाबा भी बैठे हुए हैं, इधर भी मैडम क्यूरी लोग हैं, और हम कौन हो गए? चेयर में, चेयर पे बैठे हुए इसीलिए। चलो बना दे। पहली बात, यदि पहले पार्ट में हमने लिख दिया है कि स्पेसिफिक चार्ज Na+ की x है, देखो यही फर्क होता है IIT में और दूसरे एग्जाम में, थोड़ा यही फर्क होता है। कोई स्ट्रेट पूछेगा कि रेशियो निकाल दो, और कोई एक दे देगा और फिर दूसरे के बारे में कुछ बात करेगा। तो पहली बात, स्पेसिफिक चार्ज Na+ की अगर x है तो स्पेसिफिक Al3+ की निकालनी है अगर, तो डेफिनेटली वो दिया इसलिए कि उसके उस टर्म को यूज करके निकालना, उस टर्म को यूज करके। अब यहां पर 3 सवाल है। पहला सवाल, सर मैं उसको भूल जाऊं क्योंकि लिखा नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में निकालो। क्लियर है? तो इसका तब जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? इंडिपेंडेंट चार्ज बाय इंडिपेंडेंट मास आएगा। तो इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाएगा 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इंडिपेंडेंट मास हो जाएगा 27 × 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तब 1:9 कैसे आएगा? यदि आपने इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग समझा तब। दूसरा, किसी ने रेशियो निकाल दिया दोनों का, तो क्या रेशियो पूछा गया है? वो भी नहीं पूछा। पूछा क्या गया है? इसकी x है तो इसकी क्या है? देखिए अप्रोच को पहले समझा जाए। 11:2, फिर रेशियो निकाल रहे हो ना? क्या रेशियो दोनों की पूछी गई है? क्यों निकाल रहे हो भाई रेशियो? क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पेसिफिक चार्ज Na+ की x है, तो आपको बतानी है स्पेसिफिक चार्ज Al3+ की। मतलब x को यूज करना है आपने, रेशियो वेशियो का काम नहीं है। तो पहला पॉइंट, Na+ की मैं निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे x को इंसर्ट करना है इसमें, तो Na+ की निकालता हूं मैं स्पेसिफिक चार्ज, जो x है दी हुई। तो x क्या है? चार्ज बाय मास। किसकी चार्ज? Na+ की। कितनी है? P। मास कितनी होगी? यही मेरी x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को इंसर्ट करना है Al3+। तो अब Al3+ का क्या है? चार्ज बाय मास। चार्ज कितनी है? 3। अब मास कितनी है दोस्त? 27। तो 27 mp, ये मेरी स्पेसिफिक चार्ज है। लेकिन मुझे यह आंसर नहीं करना, मुझे आंसर करना है x के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूं? डिवाइड कर देना है, जोड़ देना है, ये सब नहीं करना है, x को यूज करना। तो चलो मैं क्या कर रहा हूं, बायो वाले को थोड़ी दिक्कत होगी। ऊपर भी x मल्टीप्लाई किया, नीचे भी x मल्टीप्लाई किया, कर दिया। अब एक x को मैंने बदल दिया, मान लो ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले x को क्या लिख दिया? ये लिख दिया। क्या हो गया ये? P/, ऊपर कितना? 23 mp। किसी एक x को बदल दिया। x के टर्म में ना आंसर रहना है भाई, कितना तो सिंपल है यार। आंसर सही हो ये जरूरी नहीं है, प्रोसेस सही हो। अब मेरा क्या क्या कैंसिल हुआ? P कैंसिल, mp कैंसिल, x तो बचेगा ना। तो अब 3 से कैंसिल हुआ, मेरा यहां पे क्या आ गया? 9। तो मेरा क्या आ गया? 23/9x, जो अप्रोक्स क्या है? 2.5x। अब बोला बहुत लोगों ने 23/9, लेकिन सवाल उठता आपने बोला क्या 23/9? रेशियो बोला या डिवाइड किया? रेशियो बोला या x के टर्म में बोला? तो मैक्सिमम लोगों ने रेशियो बोल दिया। x के टर्म में बोलना, ये 23x = 9 नहीं है। अरे ये 23x = 9 है, ये 23x/9 है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2:3 बोलते हैं आप, तो न्यूमरेटर 2 है, गारंटी है। न्यूमरेटर 4 भी हो सकती है, डिनोमिनेटर 8 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। क्लियर हो गया? तो मुझे x के टर्म में था, सिंपल x मल्टीप्लाई कर, या बहुत तरीके हैं आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया ये? तो ये वाली टॉपिक आज हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पे काम किया, ये समाप्त हुआ। क्वेश्चन को एक बार बना भी लेना आपको प्रैक्टिस के लिए। हम लोग अगले टॉपिक में क्या शुरू करने वाले हैं, इसमें अब कुछ नई चीज देखते हैं, अगले क्लास में क्या तलाश के लाते हैं, और तेजी से फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ निकलेंगे, क्वांटम नंबर्स की तरफ। ठीक है, थैंक यू। रेगुलर क्लास करें, एब्सेंट ना हो, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ नोट्स अपना अपडेट रखें। ध्यान रहे आप टारगेट बैच वाले हैं, ड्रॉपर बैच वाले, आप पर काम का लोड फाउंडेशन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके इतने एग्जाम्पल्स नहीं हो पाते और आपके पास समय उनका
आधा है नहीं, 1/3। उनके पास बहुत समय रहता, आपके पास 6-7 महीने से ज्यादा, 8 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होता, इफेक्टिव टाइम। इसीलिए पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहनी है, हमेशा लगे रहिए, नोट्स अपडेट रखिए, टेस्ट जो आ जाए सामने जी जान लगा के काम करना। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।